दरवाजे पर तेज बजती घंटी की आवाज से सौम्या की तंद्रा भंग हुई कि अरे 4 बज गए, लगता है काव्या आ गई। वह जल्दी से उठ खड़ी हुई। सौम्या की शंका सही थी। दरवाजे पर काव्या ही थी। सौम्या की 18 साल की लाडली बेटी काव्या दरवाजे से अंदर आकर अपना बैग रखकर जूते खोलते हुए वह इठलाती हुई बोली, अरे मम्मी, आज स्टेट लेवल बैडमिंटन में मेरे सामने वाले खिलाड़ी की मैंने ऐसी छुट्टी की ना कि कुछ मत पूछो मत। मैंने उसे सीधे सेट्स में हरा दिया। मेरी कोच बोल रही थी कि अगर मैं ऐसे ही खेलती रहूंगी तो एक दिन नेशनल लेवल खिलाड़ी बनूंगी। और वह दिन दूर नहीं जब बड़े बड़े अखबारों में, टीवी चैनलों में मेरे फोटो आएंगे। काव्या की रनिंग कमेंट्री जारी थी। बैग को खोलते हुए उसमें से बड़ी सी ट्रॉफी निकालकर वह माँ से लिपट गई। दिस ट्रॉफी इज़ फॉर माई डियर मॉम। और सौम्या के हाथ में ट्रॉफी थमाकर बोली, मम्मी, खाना तैयार रखना, बस मैं 2 मिनट में हाथ मुंह धोकर कपड़े चेंज करके आती हूँ, जोर की भूख लगी है। कहते हुए वह अंदर चली गई। कार्निश पर ट्रॉफी को रखते हुए सौम्या की आंखें भर आईं। चुपचाप रसोई में जाकर गर्म फुलके सेक कर प्लेट में रोटी सब्जी रखकर उसने खाना डाइनिंग टेबल पर रख दिया। फ्रेश होकर आई काव्या ने 5 मिनट में खाना खा लिया और बोली, मम्मा, मैं 1-2 घंटे सो रही हूँ, शाम को केमिस्ट्री की क्लास है, मुझे जगा देना। कहकर वह सोने चली गई। रसोई समेटकर सौम्या भी बेटी के पास लेट गई। सोती हुई मासूम काव्या के बालों में हाथ फेरते हुए सौम्या 20 साल पहले की दुनिया में कब पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। सच ऐसी ही तो थी वह भी, इतनी ही खुशमिजाज और खूबसूरत, जिंदगी से भरपूर होनहार लड़की। घर में बात्सलपूर्ण माता पिता और ढेर सारा प्यार करने वाली छोटी 2 बहनें। बाहर कॉलेज और बैडमिंटन कोर्ट, इन सब के बीच हंसते खेलते हुए उसकी ज़िंदगी गुजर रही थी। इस बीच एक और बहुत अच्छी बात हुई। बैडमिंटन में ढेरों पुरस्कार बटोर चुकी सौम्या को रेलवे में स्पोर्ट्स कोटा में नौकरी का ऑफर मिला। सौम्या और उसके घर वालों की खुशी का ठिकाना न रहा। सौम्या ने ग्रेजुएशन के बाद रेलवे की नौकरी ज्वाइन कर ली, मगर इसके बाद उसकी ज़िंदगी इतनी जल्दी और इतनी तेज़ी से बदलेगी इसका तो उसे आभास भी नहीं था। रेलवे की नौकरी मिलने के कुछ समय बाद ही सौम्या की बुआ उसके लिए अपने इंजीनियर देवर का रिश्ता लेकर आ गई। हालांकि शुरू में सौम्या ने इतनी जल्दी विवाह करने से इनकार किया, पर पिता के समझाने पर कि वह लड़कियों में सबसे बड़ी है, उसकी शादी हो जाएगी तो फिर वे बाकी 2 लड़कियों के लिए भी लड़का देख सकेंगे। और फिर लड़के वाले परिचित हैं, लड़का देखा भाला है, अच्छा खानदान है, मना करने का कोई कारण नहीं है, वगैरह वगैरह। आखिरकार सौम्या विवाह के लिए राजी हो गई। पर सच बात तो ये थी कि उस दिन बुआ के साथ आए उस लंबे सांवले सजीले नवयुवक नमन को देखकर वह मना ही नहीं कर पाई थी। खुशी खुशी सौम्या की शादी संपन्न हुई और वह अपनी ससुराल आ गई। ससुराल में शादी के बाद शुरू के 6 महीने जैसे पंख लगाकर उड़ गए। सौम्या अपने सास ससुर की लाडली बहू और ननंद कलह की पक्की सहेली बन चुकी थी। नमन भी उसका ख्याल रखता था, बस कमी कुछ थी उसके पास तो समय की। जब सौम्या उसकी शिकायत करती तो वह सफाई देता, क्या करूं सौम्या, तुम्हें तो पता है मुंबई की लाइफ तो ऐसी ही है। सुबह 8 बजे निकलता हूं तो 10 बजे ऑफिस पहुंचता हूं, फिर दिन भर साइट में इंस्पेक्शन करना, शाम को मीटिंग और दूसरे प्रोजेक्ट पर डिस्कस करना। 8 बजे निकलता हूँ तो घर पहुँचते पहुँचते 10 बज ही जाते हैं, क्या करें, अब तुम ही बताओ। सौम्या निराश हो जाती, कहती भी क्या, ये कहानी एक उसकी ही तो नहीं है। मुंबई में करोड़ों लोगों को इसी तरह रहना पड़ता है। कभी कभी वह सोचती, इससे तो किसी छोटे शहर में रहना अच्छा है, कम से कम घर और ऑफिस नज़दीक तो होते हैं। पर कोई बात नहीं, नमन की भी तो मजबूरी है, वरना कोई आदमी 10-12 घंटे रोज घर से बाहर खुशी से थोड़े ही रहेगा। सोचकर वह अपने मन को मना लेती। सुबह उठकर सासू माँ के साथ मिलकर खाना बनाकर बाकी काम खत्म करके वह नमन के साथ ही निकलती। उसको स्टेशन में ड्रॉप करके नमन अपनी साइड पर निकल जाता और सौम्या लोकल ट्रेन से ऑफिस आ जाती। शाम को 7 बजते बजते वह घर पहुंच जाती। थोड़ा आराम करके टीवी देखते हुए रात के काम निपटाती। हर शाम को उसके मन में कई बार इच्छा होती कि अन्य लड़कियों की तरह वह भी पति के साथ मुंबई में जुहू बीच में समंदर के किनारे घूमे फिरे, पिक्चर देखे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। रोज नमन को आने में देर होती थी। उसका इंतजार करते हुए वे दिन भर की भाग दौड़ी और काम से थककर सो जाती। शनिवार रविवार को भी नमन साइट पर जरूरी काम है बोलकर निकल जाता और सौम्या कभी अपने
मायके चली जाती तो कभी सासू माँ के साथ बाजार चली जाती। इसी प्रकार सौम्या के ससुराल में कुछ और दिन निकल गए। शादी के सिर्फ 9 महीने ही हुए थे कि नमन को एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में लंदन जाना पड़ा। सौम्या भी उसके साथ जाना चाहती थी, पर नमन के साथ ऑफिस के 2 सहयोगी और थे, इसलिए सौम्या मन महसूस कर रह गई। हालांकि प्रोजेक्ट 40 दिनों का ही था, पर कुछ न कुछ कारणों से प्रोजेक्ट खत्म होने में देर हो रही थी और प्रोजेक्ट 3 महीनों तक खिंच गया। लंदन में काम करते करते नमन की कंपनी को ओमान में एक और प्रोजेक्ट मिला और नमन और 2 महीनों के लिए ओमान चला गया। इधर सौम्या को नमन के बिना जैसे सब कुछ सूना लग रहा था। नमन के जाने के एक ही हफ्ते में वह बीमार पड़ गई। सासू माँ जबरदस्ती उसे डॉक्टर के पास ले गई और जब डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया कि वह माँ बनने वाली है तो सास ससुर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने सौम्या के पिता को भी फोन कर यह सब सूचना दी, पर सौम्या खुद ये बात नमन को फोन कर बताना चाहती थी। रात को जब नमन का विदेश से फोन आया तब खुशी से छलकते हुए सौम्या ने उसे बताया कि वह पिता बनने जा रहे हैं। दूसरी तरफ से नमन का झल्लाते हुए कहना कि इतनी जल्दी बच्चे की जरूरत नहीं है, हो सके तो कल जाकर अबॉर्शन करा लो। सुनकर वह सख्ते में आ गई। पर क्यों? इस पर नमन ने कहा कि वह अभी बच्चे की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, और उसने फोन रख दिया। रात भर सौम्या सो नहीं पाई। सुबह उठकर उसने सासू माँ को ये बात बताई, पर सासू जी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि अरे कुछ नहीं बेटा, अभी तो वह विदेश में है ना, उसको तुम्हारी चिंता है इसलिए ऐसा कह रहा है। एक बार यहाँ आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा, तू फिक्र मत कर, हम सब है ना तेरा ख्याल रखने वाले। अबॉर्शन वगैरह के बारे में सोचना भी मत। और फिर प्यार से उसके बाल सहला दिए। आखिरकार सौम्या का इंतजार खत्म हुआ। करीब 5 महीने बाद ओमान में नमन अपना प्रोजेक्ट खत्म करके वापस आ रहा था। सौम्या ने 2 दिन दफ्तर से छुट्टी ले ली थी। बड़े चाव से उसने नमन के लिए पाव भाजी, पूरन पोली, मसाला भात सब कुछ बनाया था। इतने दिनों बाद घर का खाना उसे खाने को मिलेगा, सोचकर सौम्या मन ही मन खुश हो रही थी। बहुत दिनों बाद आज उसने नमन की पसंद की पीली साड़ी पहनी थी और गुनगुनाते हुए नमन का स्वागत करने के लिए तैयार हो रही थी कि सासू माँ ने कमरे में प्रवेश किया। सौम्या के खिले हुए चेहरे को देखकर कुछ सिर झुका कर उन्होंने हिचकिचाते हुए कहा, बेटा एयरपोर्ट से नमन का फ़ोन आया है, वह सीधे ऑफिस जा रहा है, घर आएगा तो ऑफिस पहुंचने में देर हो जाएगी और आज यहाँ रिपोर्ट करना ज़रूरी है। सौम्या सन्न रह गई। वह आंसुओं को रोक न सकी। क्या ऑफिस का काम मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरी है माँ? एक बार फिर माँ जी ने ही उसे संभाला। बेटा ऐसी हालत में रोकर अपनी तबीयत खराब मत कर, सुबह से इतना काम कर रही है, चल थोड़ा आराम कर ले। हालांकि उस वक्त उसे सौम्या संभल गई, पर पूरा दिन उसकी सूजी आंखें और दरवाजे पर नजर किसी से छिपाए न छिपी। रात को 11 बजे नमन घर पहुंचा। सौम्या उसका इंतजार करके निद्रा के आगोश में कब चली गई उसे पता ही नहीं चला। नमन ने सोती हुई सौम्या को लापरवाही से देखा और कपड़े बदलकर सोफे पर सो गया। अगला दिन रविवार था। सुबह सौम्या की नींद देर से खुली। घड़ी की ओर देखा तो बड़बड़ाई कि अरे 9 बज गए, किसी ने मुझे उठाया तक नहीं। लगभग दौड़ते हुए कमरे से बाहर आई तो देखा बाहर गार्डन में माँ, पिताजी और नमन बैठकर गंभीरतापूर्वक किसी विषय में बातचीत कर रहे थे। ड्राइंग रूम में फ़ोन की घंटी बज रही थी। सौम्या ने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, नमन है? नहीं, वे बाहर गार्डन में है, मैं उनकी पत्नी सौम्या बोल रही हूँ। आप कौन? सौम्या ने पूछा। ये सुनते ही फ़ोन कट गया। कौन हो सकती है और उसने फ़ोन क्यों काटा, सोचते हुए सौम्या बाथरूम में चली गई। जल्दी से फ्रेश होकर किचन में जाकर 4 कप कॉफ़ी बनाकर वह गार्डन में सबके लिए कॉफ़ी लेकर आई। उसे देखते ही तीनों शांत हो गए। गुड मॉर्निंग कहते हुए सौम्या ने मुस्कुराते हुए सबको कॉफ़ी दी और बैठते हुए नमन से पूछा, आपका प्रोजेक्ट कैसा रहा? गए थे 1.5 माह के लिए और लगा दिए 5 महीने, कहते हुए उसने नमन को शिकायत भरी नज़रों से देखा, मगर नमन ने कोई जवाब नहीं दिया। उड़ती उड़ती नज़र उस पर डालते हुए चाय की चुस्कियाँ लेता रहा। सौम्या को उसका ये व्यवहार कुछ चुभ गया, पर वह स्वयं को संभालते हुए बोले, अरे नमन जी, आपका अभी एक फ़ोन आया था, किसी महिला का था, पर जब मैंने अपना नाम बताया तो पता नहीं क्यों उसने जल्दी से फ़ोन रख दिया। अरे छोड़ो यार, किसी बैंक वगैरह की क्रेडिट कार्ड बेचने वाली सेल्स गर्ल होगी, कहकर नमन ने बात पलट दी। सौम्या कहना चाहती थी कि फ़ोन करने वाली महिला का अनौपचारिक ढंग किसी क्रेडिट कार्ड वाली का नहीं हो सकता है, पर सबके सामने वह ये बात कह नहीं पाई। एक शक का कीड़ा कहीं अंदर कुलबुलाया जरूर था, पर उस समय बात आई गई हो गई। नमन विदेश से सबके लिए ढेर सारे तोहफे लाया था, सब उसी में मगन थे। कला भी आई थी भाई से मिलने, पर इन सब के बीच सौम्या को कहीं ना कहीं लगता रहा कि नमन उसके अकेले में मिलने और बात करने में कतरा रहा है। खैर दोपहर में खाना खाकर और भैया के लाए तोहफे लेकर नमन अपने घर चली गई। रमा माँ और पिताजी भी अपने कमरे में जाकर सो गए। रसोई वगैरह समेट कर सौम्या जब कमरे में पहुंची तो नमन गाड़ी की चाबी हाथ में लेकर कमरे से बाहर निकल रहा था। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? सौम्या के पूछने पर वह बोला कि थोड़ा दोस्तों से मिलकर आता हूँ, और वह बाहर निकल गया।
मुझसे मिलना नहीं आपको, मुझसे कुछ बातें नहीं करना आपको। मगर सौम्या की बातें सुनने के लिए नमन वहाँ कहाँ था। सौम्या अपने आंसुओं पर काबू न पा सकी, जाकर कमरे में लेट गई। लगातार बजती फोन की घंटी सुनकर सौम्या उठी। एक बार फिर सुबह वाली आवाज़ थी, नमन है क्या घर पर? नहीं, वह बाहर गए हैं। आप कौन? सौम्या ने पूछा, मगर जवाब में अच्छा निकल गया। वह क्या? वह चलो ठीक है, ओके कहकर फ़ोन रख दिया गया। सौम्या का संदेह और गहरा गया। शाम को इस बारे में नमन से बात करूंगी, उसने तय कर लिया। पर ऐसा हो न सका। रात को 12 बजे नमन घर पहुंचा। तब तक सौम्या सो चुकी थी। सुबह उसको भी ऑफिस जाना था। अगले दिन जल्दी उठकर घर के काम आदि से फ्री होकर वह ऑफिस के लिए निकल गई। आज नमन को 10 बजे किसी साइट इंस्पेक्शन के लिए जाना था, इसलिए वह आराम से सो रहा था। सौम्या ने उसे जगाना उचित नहीं समझा और सासू माँ से कहकर वह ऑटो से चली गई। सौम्या ऑफिस पहुंच तो गई, पर उसका काम में मन नहीं लगा। एक तो घर पर काम की थकान, ऊपर से 2 दिनों से नमन की उपेक्षा से उसको बेतरह मानसिक कष्ट पहुंचा था। दोपहर होते होते उसको जबरदस्ती सिर में दर्द होने लगा, बेचैनी होने लगी, चक्कर जैसे आने लगे। वह तुरंत छुट्टी लेकर घर आ गई। काश उस दिन घर न आई होती और उसने वह सब कुछ आंखों से न देखा होता तथा कानों ने ना सुना होता, तो उसकी ज़िंदगी आज कुछ और होती। नहीं, ऐसा कभी न कभी तो होना ही था। सौम्या की आंखों से न चाहते हुए भी आंसू बह निकले। उस दिन दोपहर के लगभग 2 बजे थे जब सौम्या घर पहुंची। ये समय सास ससुर के सोने का होता था, इसलिए उसने डुप्लीकेट चाबी से घर का दरवाज़ा खोला और अपने कमरे की ओर जाने की लगी कि अचानक सासू जी के कमरे से आती आवाज़ों ने उसका ध्यान खींचा। उनमें से एक तेज आवाज़ नमन की थी। कमरे का दरवाज़ा खुला था, पर पर्दे गिरे हुए थे। भीतर से नमन की आवाज़ स्पष्ट सुनाई दे रही थी। गुस्से से भरे, लगभग चिल्लाते हुए नमन कह रहा था, माँ अब तुम मुझ पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। मैंने तुमसे पहले ही कहा था मैं रितिका को नहीं छोड़ सकता, पर तुम नहीं मानी। ये कहकर कि इससे कला की शादी पर असर पड़ेगा और जोर डालकर तुमने मुझे सौम्या के पल्ले बांध दिया। ये तो अच्छा हुआ कि लंदन प्रोजेक्ट में रितिका मेरे साथ थी, वरना मैं तो पागल हो जाता। माँ प्लीज़, अब तो कला भी सेटल हो चुकी है। अब सौम्या से मेरा तलाक होना ज़रूरी है। रितिका मुझे शादी के लिए परेशान कर रही है। मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। तुम जल्दी से सौम्या से के माँ बाप से बात करो और उनसे कहो कि मुझे आज़ाद कर दें। इसके पहले सौम्या कुछ संभल पाती कि उसे ससुर जी की गरजती हुई आवाज़ सुनाई पड़ी। मैंने सोचा था कि शादी के बाद तुम सुधर जाओगे, मगर नहीं, तुम्हारे इश्क का भूत अभी तक नहीं उतरा। अरे अब तो तुम बाप बनने जा रहे हो, भूल जाओ पुरानी बातें। सौम्या माजरा कुछ समझने की उसे सास की मनोहर भरी आवाज़ सुनाई पड़ी। अरे बेटा, इतनी सुंदर सुघड़ बहू, साथ में सरकारी नौकरी, और क्या चाहिए तुझे? अरे माँ, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी सुंदर बहू और उसकी नौकरी। मुझे इस प्रॉब्लम से जल्दी छुट्टी दिलाओ, वरना मैंने कुवैत में जॉब के लिए बात की हुई है। इस बार जाऊंगा तो 15-20 साल तक नहीं आऊँगा, फिर रहना आराम से अपनी बहू के साथ। ये नमन की विफरती हुई आवाज़ थी। सौम्या सकते में थी। सब कुछ उसके सामने स्पष्ट हो चुका था। उसकी आंखों के आगे जैसे अंधेरा सा छा रहा था। उसके पैर लड़खड़ा गए, जबान सूख गई। वह दरवाजे का सहारा लेते हुए वहीं जमीन पर बैठ गई। आवाज़ सुनकर सासू माँ लगभग दौड़ती हुई बाहर आई। सौम्या की स्थिति देखकर उनको समझते देर न लगी कि वह सब कुछ सुन चुकी है। उन्होंने तुरंत उसे उठाया, भीतर ले जाकर बिस्तर पर लेटाया। जल्दी से जाकर वह उसके लिए चाय बनाकर लाई। उन्होंने रोती हुई सौम्या को बैठाकर प्यार से उसका सिर सहलाया और ज़बरदस्ती चाय पिलाई। ससुर जी चिंता से कमरे से अंदर बाहर हो रहे थे। नमन मौका देखकर अपनी बाइक उठाकर जा चुका था। उसे सौम्या की कोई परवाह नहीं थी। सास सौम्या को समझा रही थी, रो नहीं बेटा, अपनी तबीयत संभालो, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद जब उन्हें लगा कि रोते रोते सौम्या सो गई, तो वह अपने कमरे में चली गई। मगर सौम्या सोई नहीं थी। नमन के तिरस्कारपूर्ण व्यवहार और अपमान से उसका दिल रो रहा था, पर वह समझ चुकी थी कि अब कुछ नहीं होने वाला है। उसे जल्दी कोई निर्णय लेना ही होगा। जो आदमी अपनी पत्नी के प्यार और समर्पण को नहीं समझ पाया, उसके मन में अपने अनदेखे अनजन्मे बच्चे के लिए मोह कहाँ से जागेगा। ऐसे निर्मोही के साथ जीवन बिताने का क्या मतलब? सौम्या ने एक पल की भी देर न की। उसने अपने पिता को फ़ोन किया, उन्हें सारी स्थिति समझाई और तुरंत वहां आकर उसे ले जाने को कहा। माँ और पिताजी के आने तक वह अपना सामान पैक कर चुकी थी। अचानक समधी समधन को आया देखकर सौम्या के सास ससुर घबरा गए। तभी सामने से बड़े ही बेफिक्र अंदाज में नमन ने कमरे में प्रवेश किया। सबको देखकर वह सक पकाकर वहीं खड़ा हो गया। सौम्या खुद को काबू में न रख सकी। नमन के सामने जाकर उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। इससे पहले कि वह कुछ समझता, सौम्या के पिता ने कड़े शब्दों में अपने समधी से कहा, गलती सिर्फ आपके बेटे की ही नहीं है। अपने बेटे की सारी करतूतें जानते हुए भी आपने मेरी लड़की से उसकी शादी करवाई।
अब भी मैं आपको एक मौका देता हूँ। अगर आपका बेटा अपनी भूल मानकर 1 हफ्ते में मेरी बेटी को लेने आता है तो ठीक है, वरना 10 दिनों में तलाक का नोटिस आपको मिल जाएगा और मुआवजे की मांग की लिस्ट। और वह सौम्या का सूटकेस लेकर बाहर निकल गए। सौम्या ने माँ का हाथ पकड़कर घर से निकलते समय पलटकर देखा। सास ससुर से झुकाए खड़े थे, पर नमन के चेहरे पर पछतावे का कोई चिन्ह नहीं था, जबकि राहत के भाव स्पष्ट नजर आ रहे थे। सौम्या बुरी तरह टूट चुकी थी, पर मन में कहीं भीतर तक आशा छिपी हुई थी। शायद कभी नमन को अपनी गलती का एहसास हो और अपनी गलती अपनी पत्नी के पास वह लौट आए। पर यह आस की डोर भी उस दिन टूट गई जब नमन की ओर से ही तलाक के कागजात डाक से आए। सौम्या की रही सही आशा भी खत्म हो गई। उसके सारे सपने चूर चूर हो चुके थे। सौम्या रात दिन सोचती पर समझ नहीं पाती थी ऐसा कैसे हो गया और इन सब में उसकी क्या गलती थी। उसके पिता ने उसके ऑफिस में लंबी छुट्टी की अर्जी भेज दी थी। माँ, पिताजी और दोनों बहनें उसको बहलाने का हर संभव प्रयास करती, पर सौम्या एकदम गुमसुम सी हो चुकी थी। 9वें महीने एक सुंदर सी बिटिया के जन्म होने के बाद भी सौम्या खुश न हो सकी। स्त्री का मन पति को लेकर बहुत कोमल होता है। फिर उसके दिल में एक आस जागी, शायद नमन बच्ची को देखने आए और उसका सलोना मुखड़ा देखकर उनका मन बदल जाए, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सौम्या ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। घर में उसकी बहनें उसकी बच्ची काव्या का ख्याल रखती और वह अपने आप को ऑफिस के कामों में उलझाए रखती। रात को काव्या को हंसता खेलता देखकर अपने गम को भूलने का प्रयास करती, जो प्रायः निष्फल ही रहता था। तलाक के बाद कंप्रोमाइज में कुछ पैसा भी मिल गया, बस अब सुबह ऑफिस और रात को काव्या के साथ खेलना, उसका होमवर्क कराना आदि वह अब पूरी तरह व्यस्त हो चली थी। मुंबई की तेज रफ्तार और भीड़भाड़ की जिंदगी में उसे पल भर का अवकाश नहीं मिलता था। काव्या अब 12 साल की हो गई थी। सौम्या की बहनें विवाह करके ससुराल जा चुकी थी। अब सौम्या ही अपने वृद्ध माता पिता का सहारा थी और वह दोनों ही सौम्या का। बहरहाल काव्या जरूर सबकी लाडली थी। ऐसे ही 3-4 साल गुजर गए। उस दिन सौम्या रोज की भांति शाम को 7 बजे दफ्तर से घर लौट रही थी। अगस्त का महीना था। मुंबई की बारिश अपने पूरे शबाब पर थी। ऐसे में तो स्टेशन से घर तक का सफर भी आसान नहीं था। दूर दूर तक कोई ऑटो नहीं दिख रहा था। बसें खचाखच भरी हुई थी। सौम्या छाता खोलकर ठाणे स्टेशन से पैदल ही घर के लिए निकल पड़ी। अचानक बिजली कड़की और सौम्या के मुंह से चीख सी निकल गई। तभी उसके पास एक कार आकर रुकी। कार के शीशे को नीचे करके एक सभ्य से दिखने वाले व्यक्ति ने उसे पुकारा, आइए, मैं आपके घर छोड़ देता हूँ। घबराइए नहीं, मैं आपकी बिल्डिंग में ही ग्राउंड फ्लोर पर रहता हूँ और आपके पिताजी मुझे अच्छी तरह से पहचानते हैं। सौम्या ने गौर से उस अनजान युवक को देखा। हालांकि मन में झिझक तो थी, पर और कोई चारा भी नहीं था। मन महसूस कर अपना छाता बंद करके सौम्या कार के पिछले दरवाजे को खोलकर बैठ गई। रास्ते में दोनों की कोई बात नहीं हुई। बिल्डिंग आने पर युवक को धन्यवाद देकर सौम्या कार से उतर गई। युवक ने मुस्कुराकर कहा कि इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं, आपका पड़ोसी होने के नाते ये तो मेरा फर्ज था। वैसे मेरा नाम सुभाष है। अच्छा, नमस्ते। घर पहुंचकर सौम्या ने चैन की सांस ली। काव्या अपने होमवर्क में और नाना नानी अपने पीडीए सीरियल देखने में व्यस्त थे। चाय बनाकर पिताजी को देते हुए सौम्या ने उन्हें सुभाष के बारे में बताया। पिताजी खुश हो गए। अच्छा, सुभाष भाई, वह तो बहुत अच्छा लड़का है। अभी कल ही तो उसकी माँ गांव से आई है। मैंने उसे इस रविवार को माँ को खाने पर लेकर आने को कहा है। सौम्या कुछ कहती उसके पहले ही काव्या की आवाज़ आई, माँ, मेरी प्रोजेक्ट बनाने में मदद करो ना। और बात आई गई हो गई। अगले दिन शनिवार की छुट्टी थी। सौम्या पिताजी की दवाइयाँ लेने मेडिकल शॉप गई। देखा वहाँ सुभाष अपनी माताजी के साथ दवाइयाँ ले रहे थे। सौम्या ने उन्हें नमस्कार किया और दोनों में बातचीत शुरू हो गई। बातों ही बातों में सुभाष ने उसको बताया कि वे बहुत परेशान हैं, क्योंकि माताजी को वायरल फीवर है और सुभाष को ऑफिस के जरूरी काम से दिल्ली जाना है। सौम्या ने उन्हें दिलासा दिया कि आप चिंता मत करिए, कल से मेरी 3 दिनों की छुट्टी है। मैं माताजी का ख्याल रखूंगी, आप निश्चिंत होकर जाइए। सुभाष के दौरे पर जाने के बाद सौम्या उनकी माताजी को अपने घर ले आई। समय पर दवाइयाँ, भोजन और आराम पाकर उनका बुखार उतर गया। वह एक जिंदा दिल और मिलनसार महिला थी। बहुत जल्दी वह घर के लोगों से हिल मिल गई। विशेषकर काव्या तो अपनी चुलबुली बातों से उनकी आंखों का तारा बन गई। 3 दिन बहुत जल्दी बीत गए और जब सुभाष दौरे से आए तो अपनी माँ को स्वस्थ और हंसते मुस्कुराते देख कर कृतज्ञता से उन्होंने हाथ जोड़ लिए और माँ जी ने काव्या को सीने से लगाकर उसे ढेरों आशीर्वाद देकर विदा ली।
इन 3 दिनों में सुभाष की माँ सावित्री देवी सौम्या की माँ से उसकी पूरी कहानी सुन चुकी थी। इधर सुभाष की जिंदगी भी खुशियों से भरी नहीं थी। छोटी सी उम्र में पिता का देहांत हो जाने से घर की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 3 बहनों की शादी, पढ़ाई, सबको संभालते हुए जाने कब परिपक्वता आ गई पता ही न चला। सौम्या की जिंदगी और उसकी हिम्मत व आत्मविश्वास को देखकर सुभाष की माँ बेहद प्रभावित हुई और फिर उसकी सादगी और अपनत्व का परिचय तो उन्हें 3 दिनों में मिल ही चुका था। काव्या से भी वे पूरी तरह से घुल मिल गई थी। जब सुभाष ने नौकरी ज्वाइन की थी तो सावित्री जी ने बहुत कोशिश करी कि सुभाष शादी करके पहले घर बसा ले, लेकिन सुभाष का कहना था कि बहनों को पहले सेटल कर दूं। एक बार फिर सावित्री जी की आंखों में अपने बेटे की शादी का सपना सजने लगा। अवसर मिलते ही उन्होंने सुभाष से सौम्या के साथ शादी की बात की। सुभाष ने धैर्यपूर्वक उनकी बातें सुनी, फिर एक गहरी सांस लेकर बड़ी ही शांति से जवाब दिया, माँ आप जैसा ठीक समझे, तुम्हारी हर बात मुझे स्वीकार है, पर एक बार सौम्या के मन की भी चथा ले लो। अगर उसे कोई विरोध नहीं है तो मेरी तरफ से भी हाँ ही है, समझे। बेटी की तरफ से हरी झंडी मिलते ही सावित्री देवी सौम्या के माता पिता से मिली। सावित्री देवी का प्रस्ताव सुनकर उनकी खुशी से आंखें भर आई। उनकी सहमति पाकर सावित्री देवी का उत्साह दोगुना हो गया। अब वह देर नहीं करना चाहती थी। सुभाष को याद आया, कल ही शाम सौम्या ने उसे बताया था कि बेटे के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है और आज 2 बजे उसे स्कूल जाना है। वह कार लेकर सौम्या के ऑफिस गेट पर इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद सौम्या बाहर आई। सामने सुभाष को देखकर वह पहले तो चौंक गई, फिर उसके चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कुराहट आ गई। कार सीधे काव्या के स्कूल के बाहर रुकी। सौम्या सुखद आश्चर्य से भर उठी। आपको कैसे मालूम है कि मुझे यहाँ आना था? मुस्कुराते हुए सुभाष बोले, अरे हम अंतर्यामी जो ठहरे, अब जाइए जल्दी से वरना मीटिंग के लिए देर हो जाएगी। मैं यहीं आपका इंतज़ार करता हूँ। मीटिंग में 10 के बजाय 20 मिनट लग गए। मीटिंग के बाद और 3 पीरियड थे, इसलिए काव्या को छुट्टी नहीं मिली। उसे कक्षा में छोड़कर सौम्या स्कूल के बाहर आई। दोनों को भूख बहुत जोर से लगी थी, इसलिए वह एक 5 स्टार होटल में आ गए। खाने का ऑर्डर देकर वेटर को जल्दी खाना लाने को बोल सुभाष ने सौम्या से कहा, सौम्या आज शाम को मेरी माँ हमारी शादी की तारीख पक्की करने वाली है और उसके पहले मैं तुम्हारी हाँ सुनना चाहता हूँ। सुभाष ने बड़े ही सीधे साधे शब्दों में बिना किसी भूमिका के कहा। क्या? सौम्या बहुत चक्की रह गई, फिर बोली, पर आप जानते हैं ना कि मैं एक बच्चे की माँ हूँ। हाँ मैं जानता हूँ, और उस प्यारी सी बच्ची को मैं अपनाना चाहता हूँ, उसे अपना नाम देना चाहता हूँ। इसके अलावा मुझे इनकार करने का और कोई कारण है आपके पास? सुभाष के इस सवाल का सौम्या के पास कोई जवाब नहीं था और उनके प्रस्ताव को मना करने के लिए उसके पास कोई ठोस कारण भी नहीं था। पर सब कुछ इतना अचानक हो रहा था कि वह कुछ कह भी नहीं पा रही थी। तभी कुछ आगे झुककर मुस्कुराते हुए सुभाष धीरे से फुसफुसाए, तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? सौम्या ने शर्माते हुए हाँ में सिर हिला दिया। सुभाष ने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। इसके बाद तो जैसे चटमंगनी और पटब्याह बड़ी ही सादगी से दोनों के परिवारजनों के विवाह के समारोह संपन्न हो गया और सौम्या सुभाष की पत्नी बनकर उनके घर आ गई। सुभाष के कहने पर उसने 6 माह की लंबी छुट्टी ली थी। अब वह सुनहरे समय को अपने हाथों से नहीं निकलने देना चाहती थी। इसके हर पल हर घड़ी को वह यादगार बना देना चाहती थी। खैर हंसते खेलते 5 माह निकल गए। सुभाष ऑफिस जाते जाते काव्या को स्कूल छोड़कर चले गए थे। सुबह के कामों को निपटाकर बालकनी में बैठकर दैनिक अखबार पढ़ते हुए सौम्या कॉफ़ी की चुस्कियाँ ले रही थी। ये उसकी रोज की दिनचर्या थी। ट्रिंग ट्रिंग फोन की आवाज़ सुनकर सौम्या उठी। सुभाष फोन पर थे। बोले कि सौम्या, मैं अपनी एक ज़रूरी फ़ाइल घर पर भूल गया हूँ। देखो अलमारी के पास की टेबल की दराज में हरे रंग की जो फाइल है उसे निकाल कर रखो। मैं अपने एक आदमी को भेज रहा हूँ, उसे दे देना। 12 बजे एक मीटिंग है, शाम को मिलते हैं, बाद में फ़ोन करता हूँ। और सुभाष ने फ़ोन रख दिया। सौम्या ने फाइल निकालकर सामने टेबल पर रख दी और अखबार में डूब गई। कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बज उठी। सौम्या ने उठकर दरवाज़ा खोला। सामने सुभाष के दफ्तर से आया आदमी खड़ा था। उसने सौम्या को नमस्कार किया। सौम्या ने उसके अभिवादन का जवाब देते हुए फाइल दे दी। फाइल लेकर जाते जाते वह आदमी रुका। मैडम, आपने मुझे पहचाना नहीं क्या? नहीं, कहते हुए सौम्या ने उस अधेड़ से आदमी को पहचानने की कोशिश की। अचानक उसे झटका लगा। उफ, इस आदमी की शक्ल को वह कैसे भूल सकती है? सामने नमन खड़ा था। खिचड़ी बाल, सफ़ेद दाढ़ी, मोटा चश्मा, साधारण सी शर्ट पहने हुए ये आदमी पहले के स्मार्ट, हैंडसम, आत्मविश्वासी नमन से कितना अलग है। सौम्या जैसे कहीं खो सी गई।
नमन ने आगे कहा, सौम्या मैं तो तुम्हें सुभाष सर की शादी के रिसेप्शन में ही पहचान गया था, पर तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, शायद इसलिए कुदरत ने मुझे मेरे कर्मों की सजा दी। तुम्हारे जाने के बाद परिवार में और ऑफिस में मेरे और रितिका के रिश्ते के बारे में सभी लोग जान गए। मैं चाहता था जल्दी से तुमसे तलाक लेकर अपने और रितिका के रिश्ते को नाम दे दूं, पर तब तक हमारी काफ़ी बदनामी हो चुकी थी। रितिका भी मेरे माँ पिता की उसके प्रति नफरत को समझ चुकी थी। वह जानती थी कि मेरी माँ उसे कभी माफ़ नहीं करेंगी। इन सब से बचना ही उसने बेहतर समझा और एक दिन किसी को बताए बिना दिल्ली हेड ऑफिस अपना ट्रांसफ़र करवा लिया और अपने पिता के साथ दिल्ली चली गई। तुम्हें कंप्रोमाइज़ में पैसा देना था तो जमा पूंजी भी खर्च हो गई थी। रितिका उससे भी नाराज़ थी। माँ बाबूजी ने मुझसे बात तक करना बंद कर दिया और अपनी पोती से मिलने की आस लिए दोनों एक के बाद एक इस दुनिया से चले गए। तब से मैं अकेला ही रहता हूँ। दिमागी हालत ख़राब हो जाने के कारण कंपनी में इंजीनियरिंग का काम ठीक से नहीं कर पाया, इस कारण मुझे ऑफिस से निकाल दिया गया। अब मैं सुभाष सर की कंपनी में क्लर्क हूँ। मुझे माफ़ कर दो सौम्या, शायद यही मेरे किए की सज़ा है। मैं अपने ही कर्मों का फल भुगत रहा हूँ। नमन लगातार बोलते जा रहा था। सौम्या जैसे सपने से जागी। सामने सिर झुकाए खड़े नमन को उपेक्षा से देखते हुए पूरे आत्मविश्वास से कहा, आप गड़े मुर्दे उखाड़ना बंद कीजिए। अब मैं पुरानी सौम्या नहीं, आपकी कंपनी के मैनेजर सुभाष कुमार की पत्नी हूँ और याद रखिए, ये आपसे मेरी आखिरी मुलाकात है। मैं नहीं चाहती भूल कर भी आपकी ज़बां पर अब कभी भी मेरा नाम आए और उसके बाद आप मेरे घर आने की ज़रूरत भी करें ना करें, यही आपके लिए और आपकी नौकरी के लिए अच्छा रहेगा। रही बात माफ़ी की, तो वह तो आपको अगले जन्म में भी नहीं करूँगी। और सौम्या ने उसके सामने ही दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। सुभाष की दी हुई इस दूसरी ज़िंदगी के बीच अपने अतीत की काली परछाई को कभी नहीं आने देगी। सौम्या का चेहरा दृढ़ निश्चय से चमक रहा था। तो बस आज की कहानी में इतना ही। धन्यवाद आपका।